नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जितने भी दोस्त आज नए जुड़े हैं प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत अच्छे से सारी चीजें सिक्वेंस में चल रही है, एक तरफ से देखते चले आओ सारी चीजों को। पॉलिटी की क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट है वो है उत्तर वैदिक काल की व्यवस्थाओं के बारे में। मैंने अभी तक जो पढ़ाया है दोस्तों वो वैदिक काल के अंदर आपको ऋग्वैदिक काल और उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को कंप्लीट करा दिया है। आज जो बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज जो बात होगी वो बात होगी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की। जितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में उतना कर लेंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का ये पार्ट सेशन। देखोगे हमने अभी तक वैदिक सभ्यता की बात की है, वैदिक संस्कृति की बात की है दोस्तों, वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर की बात की है हमने। इस वैदिक कल्चर के अंदर देखोगे हमने इसको तीन भागों में वैदिक कल्चर को हमने दो भागों में पढ़ा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। आज हम उत्तर वैदिक काल वाला पार्ट इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। कौन से वाला? उत्तर वैदिक काल वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था। तो एक एक करके मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन की बात करेंगे कि राजनीतिक जीवन यहां पर लोगों का कैसा था। देखो राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले यहां पर राजनीति के तहत राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र की यहां पर व्यवस्था थी। राजतंत्र ही यहां पर क्या था? शासन का प्रशासन का आधार था। लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों आपके लिए किसके प्रमाण मिले हैं? गणराज्य के भी प्रमाण कहीं कहीं पर मिले हैं। कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्था मिली है जो राजतंत्र से थोड़ी सी अलग थी, ठीक है ना। दूसरी बात देखोगे कि आपको सबसे पहले एक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। उस ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा शब्द का प्रयोग किया गया है कि राजा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर राजा का वर्णन किया गया है। अब देखो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो राजा की स्थिति होती थी दोस्तों, अब वो राजा के अधिकार ऋग्वैदिक काल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहां पर ज्यादा हो गए थे। यहां पर अधिकार क्या हो गए? राजा के बढ़ गए। और जो अधिकार बढ़े तो राजा को बड़ी बड़ी क्या मिलने लगी? उपाधि मिलने लगी। बड़ी बड़ी उपाधियां यहां पर राजा को बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी। जैसे उपाधियों के नाम में यहां पर बता रहा हूं, अधिराज की उपाधि राजा को मिलती है, यहां पर राजाधिराज की उपाधि मिलती है, राजाधिराज की उपाधि मिल जाती है, सम्राट की उपाधि मिलना शुरू हो जाती है और एकराट की उपाधि मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सभी नाम याद रखोगे। राजाधिराज, सम्राट, एकराट और अधिराज की उपाधियां राजा को यहां पर मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये राजनीतिक व्यवस्था में ये पॉइंट रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? राष्ट्रीय शब्द जो प्रयोग किया गया है सबसे पहले वो कहां पर किया गया है? उत्तर वैदिक काल में किया गया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा के चुनाव की बात की गई है कि राजा का चुनाव कैसे होता था, तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है, एक अनुमान है कि पहले जनता करती होगी, ठीक है। फिर बाद में ये जनप्रतिनिधि के द्वारा होता होगा, जनप्रतिनिधि। अब ये जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए कैसे होता है, जैसे हम अपने क्षेत्र का विधायक और सांसद चुन लेते हैं तो वो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। फिर उनके द्वारा ऐसे सांसद है तो अपने मुखिया का चुनाव उनके द्वारा किया जाता है पीएम के रूप में, तो जनप्रतिनिधि के द्वारा हो गया होगा। लेकिन बाद में जो लास्ट इसका ये है कि अंततः ये कैसा हो गया था? राजा वंशानुगत हो गया था। कैसा हो गया था? वंशानुगत हो गया था कि अब राजा का जो कोई भी परिवार का सदस्य होगा वो आगे चलकर सम्राट या राजा बन जाएगा। इस तरीके से यहां पर व्यवस्था चलती रही है। अब देखोगे, अब राजा की अगर यहां पर बात की जा रही है तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था, जब राजा चुनाव जीतता था या वंशानुगत हो गया दूसरा राजा बनता था, जो भी प्रक्रिया जहां पर रही होगी, तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक ये तो जानते होंगे ना आप, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है कि राजा बनकर जब आता था
तो इसको राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ, ठीक है ना, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान उस टाइम पर किया जाता था। किस टाइम पर? जब राजा का राज्याभिषेक होता था। अब देखो यज्ञ के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, सही ना, कोई वीडियो होगी छोटी तो उसी में यज्ञ का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि काफी सारे यज्ञ की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः यज्ञ का ही प्रमाण यहाँ पर मिलता है। तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। और क्या होता था, जो राजा था ना दोस्तों, ये राजा अपने रत्निन से, जो रत्निन का जिक्र मैं पीछे भी कर चुका हूं, उनसे हवि प्रदान करता था। ठीक है, अब देखो रत्निन क्या मीन्स होता है, राजा की मंत्री परिषद को क्या बोलते थे, रत्निन बोलते थे। अब इसमें हवि का मतलब क्या है दोस्तों, कि राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाकर उनसे क्या मांगता था, समर्थन और सहयोग प्राप्त करता था। प्रत्येक रत्निन के घर जाकर उनसे सहयोग और समर्थन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हवि कहलाता है। ठीक है, तो ये राजा जो था रत्निन से हवि प्राप्त करता था। इस तरीके से ये राजा की कुछ व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। और क्या है कि अब देखो ये बात चली है रत्निन की, तो मैं 12 रत्निन के नाम आपको बताता हूं दोस्तों। आप सभी 12 रत्निन के नाम भी याद रखोगे। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर मैं सेनानी का नाम लूंगा, सेनानी। दूसरा जो नाम लूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पुरोहित का नाम लूंगा, पुरोहित, ये यज्ञ वगैरह या राज्याभिषेक वगैरह करता था। तीसरा नाम जो होगा वो युवराज का, मतलब राजा को भी इसमें शामिल किया गया है 12 रत्निन में। 12 रत्निन कब होते हैं, जब राजा शामिल हो जाता है इसमें। ठीक है, चौथा जो होगा दोस्तों इसमें महिषी होगा, महिषी। पांचवा जो होगा इसमें वो सूत होगा, राजा का सारथी इसको बोला जाता है। छठा जो होगा दोस्तों वो होगा इसमें ग्रामीणी, ग्राम का अधिकारी। सातवां जो होगा वो होगा छत्ता भी बोलते हैं इसको प्रतिहारी भी कहा गया है दोस्तों। क्या? प्रतिहारी भी इसको बोला जाता है। आठवां जो होगा दोस्तों इसको बोला गया है संग्रहिता। इसको बोला गया है कोषाध्यक्ष, मतलब राजस्व विभाग का अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर भी बोल सकते हैं उसको। नौवा जो है दोस्तों इसमें इसको बोला गया है, नौवे को अछवाए, लेखा जोखा रखने वाला। 10वां है दोस्तों इसमें 10वें को इसमें बोला गया है पालागल, एक राजा होता था। 11वां है दोस्तों इसमें 11वें को बोला गया है गोवीकर्ता, ये जंगल का अधिकारी होता था, गोवीकर्ता। और एक 12वां जो है यह है भागदुद, और ये भागदूत होता था, ये टैक्स इकट्ठे करने वाला होता था, टैक्स अधिकारी होता था। गोवीकर्ता कौन होता था? जंगल का अधिकारी। तो ये 12 के नाम आपको याद रखने, एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्ता, संग्रहिता, अछवाय, पालागल, गोवीकर्ता और भागदूत, ये 12 रत्निन के यहाँ पर जिक्र मिलते हैं। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, जब राजा का राज्याभिषेक होता था ना दोस्तों, तो उस टाइम पर बड़ी अच्छी प्रथाएं थी। अब तो क्या है, ठीक है, अब भी खैर अच्छी चीज है। अब उस टाइम पर मतलब अलग तरीके से होती थी कि राजा का 17 प्रकार के जल से राज्याभिषेक किया जाता था। 17 प्रकार के जल, अब कहाँ से लाते होंगे 17 प्रकार के जल, कौन सी नदी नहर या मीठा खट्टा कड़वा कैसे कैसे होता होगा वो मुझे नहीं पता है। 17 प्रकार के जल का इसमें प्रयोग किया जाता था। और जो पुरोहित होता था वो राज्याभिषेक कराता था, मतलब ज्ञानी जो होता था। अब जो पुरोहित राज्याभिषेक कराता था ना दोस्तों, वो एक सोने का बर्तन लेता था और उस सोने के बर्तन में 100 छेद होते थे, उससे इसका राज्याभिषेक करता था। मतलब 100 छेदों से पानी डाला जाता था, तब इस राजा का राज्याभिषेक होता था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये भी आप लिख लोगे। और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक वर्ण दिया गया शतपथ ब्राह्मण में, बलिकृत। कौन सा है? बलिकृत। और इस बलिकृत का मतलब होता है वैश्य समुदाय के द्वारा कर का वहन करना। मतलब कर का जो बोझ होता था
जो टैक्स का बोझ होता था वो टैक्स का बोझ कौन से समुदाय पर होता था? वैश्य समुदाय पर होता था। अब जो वैश्य समुदाय था वो टैक्स का बोझ किस रूप में देता था? या तो वो अन्न दे दे, मतलब अन्न बोले तो अनाज, या वो पशु दे दे, क्योंकि पैसे का प्रचलन तो अभी था ही नहीं ना यहाँ पर। या तो वो अन्न दे सकता है या पशु दे सकता है। और टैक्स का कौन सा भाग लिया जाता था यहाँ पर? अन्न का या पशु का 16वां भाग। कौन सा भाग था दोस्तों? 16वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। मतलब 100 रुपए अगर आपके पास है तो 16 रुपए उसमें से राजा को टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर टैक्स की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपने जब ऋग्वैदिक काल के अंदर गए होंगे तो ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको 3 समिति पढ़ाई थी। सभा, 3 संस्था थी, सभा, समिति और विदत। ये 3 पढ़ाई थी दोस्तों। अब देखो इसमें जो विदत थी इसका जिक्र उत्तर वैदिक काल में कहीं नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में विदत का जिक्र नहीं मिलेगा। सभा की अगर बात की जाए, सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है दोस्तों? सभा और समिति को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी पेपर में आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया? सभा और समिति को। यहां पर जो सभा होती थी दोस्तों इसे ग्राम सभा बोलते थे। ग्राम सभा होती थी, गांव की सभा होती थी, ग्राम सभा या ग्राम संस्था होती थी। गांव के जितने भी फैसले थे, जितने भी फैसलों पर जो भी फैसला देना होता था, जितने भी विवाद के ऊपर, वो कौन देती थी? सभा देती थी। इस सभा में राजा का उपस्थित होना अनिवार्य था, या इस सभा के अंदर राजा उपस्थित होता था। ऐसे करके ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरा देखोगे अथर्ववेद में एक वर्ड दिया है और वो वर्ड है नरिष्ठा। क्या नाम है? नरिष्ठा। ये किसमें दिया है दोस्तों? अथर्ववेद में, ठीक है ना। अथर्ववेद में जो वर्ड दिया है नरिष्ठा, इस नरिष्ठा शब्द से मतलब ये है कि सभा वाद और विवाद के फैसले पर निर्णय देती थी। नरिष्ठा मतलब है कि सभा वाद और विवाद के फैसले पर निर्णय दिया करती थी। एक ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर रहेगा। इसके अलावा सभा में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी उत्तर वैदिक काल के अंदर, जबकि ऋग्वैदिक काल में जाओगे तो सभा के अंदर स्त्रियां भाग लेती थी। याद आएगा इतना। समिति की बात की जाए तो समिति को बोलते थे जनसभा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सभा में और समिति में दोस्तों। सभा में डिफरेंस ये है कि ये पर्टिकुलर एक गांव की होती थी, जबकि समिति की बात की जाए तो राजा के अंदर जितना क्षेत्र होता था उसकी संस्था होती थी। तो ये जनसभा होती थी और राजा के बिना मर्जी के इसमें कुछ नहीं होता था। राजा का सहयोग समिति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता था। मतलब सभा को एक तरीके से कहा जाए तो इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में जाना जाता था। तो ये जो बात मैंने आपके लिए बताई है दोस्तों, ये पूरे की पूरी बात किससे रिलेटेड है? आपकी राजनीतिक जीवन से। राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल का कुछ ऐसा हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ रही है? इन सारे को आप ले लो एक बारी स्क्रीनशॉट। दूसरी बात करते हैं इसमें, ठीक है साहब। चलो दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरी बात यह है इसमें कि इसमें सामाजिक व्यवस्था की बात की जाएगी। अब किसकी? सामाजिक व्यवस्था की अगर बात की जाए इसमें, तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इसकी बात करेंगे। देखो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखोगे सामाजिक जीवन, ठीक है। सामाजिक जीवन कैसा था, थोड़ा सा मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, ठीक है। सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले देखोगे यहां पर जो छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे जो घर थे वो क्या होने लगे, छोटे छोटे जो गांव थे, सॉरी, छोटे छोटे जो गांव थे दोस्तों वो बड़े बड़े गांव में बदलने लगे। किसमें? बड़े बड़े गांव में तब्दील होने लगे। और जो बड़े बड़े गांव थे, बड़े बड़े जो गांव थे दोस्तों, ये नगरों में बदलने लगे। किसमें? नगरों में बदलने लगे। इसके जो प्रमाण मिलते हैं, एक तो जैमिनी उपनिषद है, जैमिनी उपनिषद है, और एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये दो में इसके प्रमाण मिलेंगे। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनी उपनिषद में क्या बोला गया है? इनको महाग्राम और नागरिन बोला गया है। क्या बोला गया है? महाग्राम और नागरिन बोला गया है। मतलब जैमिनी उपनिषद में क्या बोला गया है कि जो बड़े बड़े गांव थे वो नगर बने तो उसे महाग्राम,
सॉरी बड़े बड़े गांव, छोटे छोटे गांव जब बड़े बड़े गांव में बने तो इसे महाग्राम, और जब बड़े बड़े गांव नगर बने तो उसे नागरिन, मतलब नागरिन को क्या बोला गया है, नगर। ठीक है, नगर नागरिन वाली यहाँ पर परिभाषा दी गई है। और क्या बोला गया है कि यहाँ पर देखोगे जो घर थे वो पकी हुई ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों के बने थे, और इसके अलावा देखोगे दोस्तों यहाँ पर बांस के भी घर बने हुए थे। बांस के अलावा यहाँ पर लकड़ी के भी घर बने हुए थे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, घर कैसे बने थे। और यहाँ के लोग क्या बनाते थे, अग्निशाला बनाते थे। क्या बनाते थे, अग्निशाला। और पशुशाला, पशुशाला और अतिथिशाला भी यहाँ पर देखने को मिली है। अतिथिशाला मतलब अतिथि का मतलब है जो आने वाले ठहरने वाले लोग होते हैं उनको अतिथि बोलते हैं। ठीक है, तो अग्निशाला आग जलाने वाला, पशुशाला पशु रहने वाले, अतिथिशाला जो लोग ठहरने वाले, इनका भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा सामाजिक जीवन में आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या था यहाँ पर। देखो वर्ण व्यवस्था का जिक्र दोस्तों मैंने आपको कहां से किया है, ऋग्वैदिक काल से, कि वर्ण व्यवस्था भारत के अंदर आई थी, लेकिन वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, और यहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी अब ये किस पर आधारित हो जाती है, जाति पर आधारित हो जाती है। किस पर आधारित हो जाती है, जाति पर आधारित हो जाती है। और यह वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 भागों में बटा हुआ था। एक तो था आपका ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्या था क्षत्रिय, तीसरा क्या था दोस्तों वैश्य, और नेक्स्ट क्या था दोस्तों इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये यहां पर वर्ण थे। ठीक है, इस तरीके से वर्ण व्यवस्था यहां पर थी। अब देखोगे इनके बारे में बता चुका हूं कि किसका जन्म कैसे हुआ और इनका मीन्स क्या होता था, कि ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के शोल्डर से, ब्रह्मा के जांग से या पैरों से, यहां पर इस तरीके से मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। अब देखो वर्ण व्यवस्था में था कि एक्चुअल में इस टाइम पर क्या था, एक वर्ड मिलेगा आपको यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का मतलब होता है यज्ञ से रिलेटेड जो भी वस्त्र धारण और कार्य किया जाता था। तो यज्ञोपवीत जो संस्कार होता था उत्तर वैदिक काल में, उस यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर शूद्रों को अधिकार नहीं मिले थे। शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार में भाग नहीं लेते थे। अब यज्ञोपवीत संस्कार में भाग कौन लेते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये क्या यज्ञोपवीत में धारण करते थे, तो ये ब्राह्मण जो थे ये सूत का वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, क्षत्रिय सन का वस्त्र धारण करते थे, और वैश्य ऊन का वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, ये यज्ञोपवीत में होता था। एक पॉइंट और मिलेगा यहां पर जिसको बोलेंगे उपनयन संस्कार। क्या बोलेंगे, उपनयन संस्कार। अब देखो उपनयन संस्कार का मतलब होता था जब बच्चे को पढ़ाने के लिए गुरु के पास बैठाया जाता था तो उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार का भी अधिकार किसको नहीं था दोस्तों, शूद्रों को नहीं था। उपनयन संस्कार इन तीनों का था। और ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार कब होता था, जब वसंत ऋतु होती थी। ठीक है ना, कौन सी ऋतु, वसंत ऋतु में होता था। ठीक है ना, जबकि क्षत्रियों का उपनयन संस्कार कब होता था, ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्यों का कब होता था दोस्तों, शीत ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो वर्ण थे ये चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कार्यों को भी बताया गया है अलग अलग करके। जैसे ब्राह्मण की बात करो दोस्तों, तो ब्राह्मण का कार्य क्या था, जैसे यहां पर एक वर्ड दिया है अदायगी। अदायगी का मतलब है यहां पर दान लेने वाला। ठीक है ना, दान लेने वाला मतलब ब्राह्मण को बोला गया है दान लेने वाला और स्वेच्छा से भ्रमण करने वाला। स्वेच्छा से भ्रमण करने वाला इसको बताया गया है। ठीक है, ये इसका कर्म था। दूसरा काम, क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय को आप राजा भी कह सकते हो, और क्षत्रिय का काम था सेवक और रक्षा करना, या इसको योद्धा भी बोल सकते हो, सैनिक भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये इसका कार्य होता था। जबकि वैश्य का कार्य क्या होता था, वैश्य का कार्य दोस्तों होता था आपका कर देना होता था। एक तो टैक्स देने का कार्य करता था, दूसरा ये एग्रीकल्चर का कार्य करता था, और जितने भी उद्योग धंधे थे वो भी कार्य कौन करता था, इसकी बात करिए वैश्य वर्ग की बात की गई है। ठीक है, शूद्र का काम की अगर बात करोगे तो शूद्र को इन तीनों का क्या बोला गया है, सेवक बोला गया है। क्या बोला गया है, इन तीनों का सेवक इसमें बोला गया है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में प्रतिष्ठा के लिए बहस होती थी कि हम में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कौन है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मतलब ऊंचा कौन है। अब पता है
एक शतपथ ब्राह्मण में एक जगह तो ये भी कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से ज्यादा प्रतिष्ठित थे, मतलब ब्राह्मणों से ज्यादा ऊपर थे क्षत्रिय, ये भी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। अब देखो ये वाली बात आ गई, तो शूद्रों की अगर थोड़ी सी मैं बात यहां पर करूं तो शूद्रों की यहां पर कुछ जाति की मैं बात कर लेता हूं। जैसे एक जाति थी शूद्रों की जिसका नाम था चांडाल। ठीक है, याद कर लेना भाई, चांडाल। एक जाति थी शूद्रों की जिसका नाम था निषाद। एक जाति थी मगध। एक जाति थी यहां पर शूद्रों की देवहव। ठीक है, एक जाति होती थी शूद्रों की दोस्तों यहां पर छोड़ दो, इतनी जाति काफी है। ठीक है, और उपजाति की बात करोगे, उपजाति में कौन कौन सा होता था? मल्लाह, व्यापारी, इसके अलावा यहां पर देखोगे रथकार, चर्मकार। ठीक है, एक नाम और था दोस्तों, मैं नाम देखो स्पेशली किताब में ऐसे लिखा हुआ, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, किसी को हर्ट करना और किसी को बोलना मेरा कोई मकसद नहीं है। यहां पर मैं क्लियर पहले ही कर देता हूं इस शब्द को। तो यहां पर एक और जाति का नाम है चमार। ठीक है, ये कुछ जातियां यहां पर दोस्तों ली गई हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रही है सारी चीजें? अब देखोगे दूसरी बात और यहां पर क्या थी कि वर्ण व्यवस्था के अलावा अगर आगे बढ़ोगे तो यहां पर गोत्र व्यवस्था भी थी। कौन सी? गोत्र व्यवस्था भी यहां पर शुरू हो गई थी। गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत क्या मिलेगा दोस्तों आपको देखने के लिए कि गोत्र व्यवस्था पहले तो पूरे एक समुदाय की होती थी, फिर धीरे धीरे ये पूरी एक तरीके से वंशज हो गई। ठीक है, मतलब अब गोत्र व्यवस्था में क्या होता है कि एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हो और गोत्र माना जाएगा पापा वाला। ठीक है, किसका? पापा वाला। तो गोत्र व्यवस्था का सिस्टम भी कहां से शुरू हुआ है? यहीं से शुरू हुआ है। एक व्यवस्था और थी यहां पर, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं पर होती है। अब देखो आश्रम व्यवस्था का मकसद क्या होता था? सुव्यवस्थित करना और सुसंस्कृत करना। मतलब जो बच्चा था उसको ठीक तरीके से जीवन जीने की पद्धति सिखाना, ये आश्रम व्यवस्था का एक मेन मकसद होता था। जिसमें आपको 4 भागों में आश्रम व्यवस्था को बांटा हुआ है। इसमें एक दिया है आपका ब्रह्मचर्य। पहला जो स्टेज होता था वो ब्रह्मचर्य होता था। दूसरा जो स्टेज होता था वो गृहस्थ होता था। तीसरा जो स्टेज होता था दोस्तों वो वानप्रस्थ होता था। और चौथा जो स्टेज होता था वो सन्यासी होता था। क्या होता था? सन्यासी होता था। अब देखो ब्रह्मचर्य की अगर दोस्तों इसमें बात की जाए तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसे गुरु के नजदीक पढ़ाई के लिए भेजा जाए और वो 5 वर्ष से कब तक शिक्षा लेगा? 25 वर्ष तक जब तक हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड बच्चे का क्या कहलाएगा? ब्रह्मचर्य। दूसरा, जब बच्चा क्या हो जाएगा 25 साल का तो उसका शादी विवाह कर दिया जाए और वो गृहस्थ वाले जीवन में कितने वर्ष तक रहेगा? 50 वर्ष तक। और ये से सबसे ज्यादा टफ आश्रम कहा जाता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम। भाई ठीक है ना, मुस्लिम बालक, बच्चे, घरवाली, पता नहीं क्या क्या लाना है, क्या क्या देना है, किस किस की सुननी है, जली भुनी सब खानी है। ठीक है, मुश्किल तो है ही है। वानप्रस्थ की बात की जाए तो जब आदमी ने ये दोनों जी लिए, पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, 50 साल तक, उससे भी ज्यादा कर रहे हैं लोग, पापी तो बहुत है। ठीक, अब तो भाई वैसे भी कलयुग वाला टाइम चल रहा है तो पापी की कोई कमी नहीं है। तो उस टाइम के हिसाब से माना जाता है कि वानप्रस्थ का मतलब होता था कि आपने जो पाप किए यहाँ पर उनका प्रायश्चित्त करना, और उनका प्रायश्चित्त करने के लिए आप जंगल की तरफ निकल जाते थे। और 25 से 75 वर्ष तक का ये 50 से लेकर 75 वर्ष तक का ये पूरा समय लिया गया है। इसके बाद आदमी जब ये सारे काम हो जाएंगे तो लास्ट में 75 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? सन्यासी। और जब तक मरेगा तब तक, वैसे तो 100 लिया जाता है लेकिन जब तक मरेगा तब तक उसे सन्यासी का जीवन माना जाता था। लेकिन सन्यासी के प्रमाण बहुत कम मिले, इन तीनों को ज्यादा फॉलो करते थे लोग। तो एक हो गई यहाँ पर आपकी आश्रम व्यवस्था। लास्ट व्यवस्था जो है इसमें वो है विवाह की प्रथा। क्या थी यहाँ पर? देखो विवाह की अगर प्रथा बात की जाए तो यहाँ पर अंतरवर्णीय विवाह होते थे। कौन से? अंतरवर्णीय विवाह होते थे। यहाँ पर बहु विवाह होते थे। कौन से? बहु विवाह यहाँ पर होते थे। यहाँ पर देखोगे नियोग विवाह होते थे। कौन से? नियोग विवाह के भी प्रमाण मिले। लेकिन यहाँ पर सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रमाण नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर बाल विवाह का प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि ये सारी चीजें यहाँ पर प्रचलन में नहीं थी, जबकि अंतरवर्णीय, बहुविवाह और नियोग वाली चीजें प्रचलन में थी। समझ में आ रही है? एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है दोस्तों कि यहां
उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की जो स्थिति थी ऋग्वेद के मुकाबले कमजोर हो जाती है। मतलब स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो वहां पर स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थीं, सभा में भाग लेती थीं, यहां पर आते आते यज्ञ स्त्रियों के बिना भी हो जाता है, और यहाँ पर आते आते देखोगे सभा में भी स्त्रियां भाग नहीं लेती है। उसके मुकाबले ऋग्वेद के मुकाबले उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की डाउन हो जाती है पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पर जब पुत्री का जन्म होता था तो लोग दुख मनाते थे, मतलब दुख करते थे, पुत्री पैदा हो गई। और पुत्र का जन्म होता था तो सुख मतलब जश्न मनाते थे। और वो प्रथा आज भी चल रही है हमारे समाज में, ये गंदी और गलत प्रथा है, ठीक है ना। भेदभाव कहीं नहीं करना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। सबका अपना अपना लक नसीब होता है, हम कुछ नहीं करते किसी के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा विद्वान कहा जाता है, जैसे गार्गी, गंधर्व और मैत्रेयी। ये महिलाओं को बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि विदुषी महिलाएं थीं। तो ये पूरी आपकी सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का एक पार्ट था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर रोकता हूं मैं। दो और रह गए, दो के लिए एक अलग छोटी सी वीडियो और बनाएंगे, फिर एक और वीडियो बनाएंगे और आपका पूरे का पूरा मैटर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में जरा बताना क्या कैसा लगा है ये चैप्टर मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है। चलो टाटा एंड बाय बाय, अलविदा।